नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो देखिए, आज है उत्तराखंड वन रो के लिए मॉडल पेपर 4 और अभी फ़िलहाल हम यूनिट वाइज इसको लेकर चल रहे हैं, यानी कि यूनिट वाइज हम क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे पहले वैसे 3 क्लासेज आ चुकी हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जो पहली बार चैनल पर आए हैं उनके लिए बता दूँ, प्लेलिस्ट में आपको तीनों क्लासेज मिल जाएंगी और यूनिट 1 के जो क्वेश्चन है वो भी हमने कर लिए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं यूनिट 2, जो है आपका मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें है आपका नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर, बेसिक यूनिट्स और इसके अलावा मोल कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके क्वेश्चन आज हम देखेंगे और मेनली ये जो 2-3 यूनिट देख रहे हैं आप, इसके क्वेश्चन हम देखने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस करके रखें अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, इसको पढ़िए आराम से और समझ के क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो एनसीईआरटी लेवल का ही है, क्लास 9-10 का। तो इसी के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 360 ग्राम पानी का सही प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि 360 ग्राम पानी को सही तरीके से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या 360 ग्राम पानी H2O, ठीक है, ये H2O है, ये जीरो जैसा लग रहा होगा आपको, H2O है। H2O के 2 मोल के बराबर होता है 360 ग्राम पानी। क्या ये सही है? या फिर 20 मोल के बराबर होता है, या फिर 6.022 इंटू ये पावर में होगा, ठीक, 10 की पावर जो है 23 है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 पानी के अणु के बराबर है, या फिर 1.2044 इंटू 10⁻25 पानी के अणु। तो इनमें से कौन सा सही है जो 360 ग्राम पानी का करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शंस में दिखा देता हूँ, ये 4 ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है क्या पहला सिर्फ सही है, बी ऑप्शन है पहला और चौथा सही है, सी है आपका सेकंड और थर्ड, और डी है आपका थर्ड एंड फोर्थ, माफ़ी कीजिएगा सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन देखिए, इसके बाद बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों में से, या फिर कौन से 2 सही हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। तो अगर आपने ये दोनों सोचा था तो बिल्कुल सही था, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि सेकंड एंड फोर्थ दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं करेक्टली इस चीज़ को। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम में, और डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन आपको इस तरह के ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताता हूँ ताकि इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। सबसे पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि होता क्या है। देखिए, H2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है। H2 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है आपका 2 AMU, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं इसे, ये आपने पढ़ा भी है। तो 2 AMU होता है आपका H2 का मॉलिक्यूलर, यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 2 AMU। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि 2 ग्राम हाइड्रोजन में जो मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या है वो कितनी होगी। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में होगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23, इतने संख्या में होगा आपका अणु 2 ग्राम हाइड्रोजन में। अब एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। जितना मॉलिक्यूलर मास होता है, अगर उतने ही ग्राम आप उस मटेरियल का ले लें तो जो अणुओं की संख्या होगी वो हमेशा सेम रहेगी किसी भी पदार्थ के लिए। जैसे हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 2 AMU और इतने ही ग्राम हम, यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो इसमें जो आपका अणुओं की संख्या है वो 6.022 इंटू 10⁻23 ही रहेगा। और ये हर एक पदार्थ के लिए होगा। कोई भी मटेरियल ले लीजिए, उसमें अगर जितना मॉलिक्यूलर मास है उतना ही आप उस वेट का उतने ही ग्राम मटेरियल लेते हैं, तो उतने ग्राम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो 6.022 इंटू 10⁻23 है। और इस नंबर को कहते क्या हैं, इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, शॉर्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इसको भी याद रखिएगा, डायरेक्ट अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है पूछा जाए, तो ये चीज़ है एक रिलेशन। और 6.022 इंटू 10⁻23 जो अणुओं की संख्या वो कितने ग्राम में है, 2 ग्राम में है, और यही होता है आपका 1 मोल हाइड्रोजन, या 1 मोल इसी को कहते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन 2 ग्राम हाइड्रोजन के बराबर होगा, और 2 ग्राम हाइड्रोजन की बात करें तो
इस समय अणुओं की संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23। ये बेसिक रिलेशनशिप है, आप इसको समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है 360 ग्राम वाटर है हमारे पास। तो वाटर का जो फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, H2+O, और ये देता है हमें H2O। H2 अभी मैंने बताया इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 2 AMU है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 AMU। दोनों मिलाकर कितने हो गए 18 AMU। ठीक, 18 AMU है मॉलिक्यूलर मास पानी का, और 18 ग्राम पानी अगर ले लें तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो 18 ग्राम पानी में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं आपके 6.022 इंटू 10⁻23, और ये किसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर। ठीक, तो अभी मैंने रिलेशन बताया था कि 1 मोल हाइड्रोजन 2 ग्राम हाइड्रोजन के बराबर है, और 2 ग्राम हाइड्रोजन में 6.022 इंटू 10⁻23 जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसी तरह से 1 मोल ऑक्सीजन की बात करें ना, पानी की बात करें, ठीक है, पानी की बात हो रही है यहाँ पर, तो 1 मोल पानी की बात करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है 18 AMU, और 18 ग्राम अगर पानी ले ले तो वो 1 मोल के बराबर होता है। तो 180 ग्राम कितने मोल के बराबर होगा, 10 मोल के बराबर, और क्वेश्चन में 360 ग्राम दिया गया है, तो 20 मोल हमारा आंसर, पहला सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, तो अभी जो रिलेशनशिप मैंने बताया था कि 1 मोल में आपके 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक, एक मोल पानी है, W लिख देता हूँ मैं सीधे शॉर्ट में, 1 मोल वाटर है, इसमें आपका 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स है, और ये होता है आपका 18 AMU, और 1 मोल होता है आपका 18 ग्राम के बराबर, 18 ग्राम पानी के बराबर। तो 18 ग्राम पानी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10⁻23 है, तो 180 ग्राम में इसका 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा 10⁻24, और इसका डबल कर दीजिए सिंपली, तो ये हो जाएगा आपका 12.044 इंटू 10⁻24, और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए सिंपल, तो आंसर आ जाएगा आपका 1.2044 इंटू 10⁻25, जो आपके ऑप्शन में दिया गया उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर लिया हमने। तो ये चीज़ है, रिलेशन आप समझ गए होंगे। तो इस वजह से हमारा आंसर ऑप्शन डी, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है वो करेक्ट रिलेशनशिप बताता है 360 ग्राम पानी के लिए। ठीक, 360 ग्राम पानी में 20 मोल पानी के होते हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 1.2044 इंटू 10⁻25 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं। के बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट एन एटम। तो परमाणु के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि एटम जो है वो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, एबल नहीं होते हैं। ठीक, यह है पहला ऑप्शन। दूसरा है आपका एटम्स आर द बेसिक यूनिट्स फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स आर फॉर्म। परमाणु मूल इकाई जिससे अणु और आयन बनते हैं। सी है आपका परमाणु प्रकृति में हमेशा तटस्थ होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। डी है आपका परमाणु बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पदार्थ बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो देखिए अणु किससे बनता है, एटम से बनता है, तो ये बिल्कुल सही है। परमाणु मूल इकाई है जिससे अणु और आयन बनते हैं। ये प्रकृति में हमेशा तटस्थ होते हैं, ये भी सही है। डी भी हमारा सही है, क्योंकि परमाणु जब बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं और उससे जो पदार्थ बनाते हैं इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। पहला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो मैक्सिमम जो मटेरियल्स है उसमें जो एटम्स है वो स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नोबल गैसेज हैं जिसमें ये स्वतंत्र रूप से मौजूद रह पाते हैं। इस वजह से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो परमाणु स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं रह पाते हैं, नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये पूरी तरह से सही नहीं है। कुछ ऐसे नोबल गैसेज हैं जिसमें ये रह पाते हैं, इस वजह से ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि द केमिकल सिंबल फॉर अ नाइट्रोजन गैस क्या होगा।
Ni, N2, N प्लस या फिर N। तो केमिकल सिंबल की बात की गई है तो ये होगा आपका N2। ठीक है, नाइट्रोजन जो अवेलेबल होता है वो दो आयंस के रूप में होता है, तो इस वजह से N2 होगा सिंबल। वैसे जनरली इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं नाइट्रोजन के लिए N यूज़ होता है। ठीक, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, रासायनिक चिन्ह N2 होगा। ठीक, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वेट द हाईएस्ट, इसमें से किसका भार अधिक होगा। तो सिंपल है, इसमें भी वही चीज़ करना है, जिसका जो मॉलिकुलर मास है या आणविक द्रव्यमान है उसको कैलकुलेट करना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि पहला दिया है 0.2 मोल ऑफ सुक्रोज, तो इसका जो मॉलिकुलर मास है वो निकाल लेंगे C12H22O11। और उसके बाद है 2 मोल्स ऑफ CO2, इसका भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन O2 का। और उसके बाद 2 मोल्स है आपके CaCO3 और उसके बाद है 10 मोल्स ऑफ H2O। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए इसमें सिंपल है, वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसा अभी तक हमने करा आगे पहले क्वेश्चन में। तो मॉलिकुलर मास आपको देना है, कैलकुलेट करना है इसमें। तो C12H22O11 का करना है। तो C12 यानी कि 12 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस 22 H22 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन और उसके बाद मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 11। ठीक है, O11 है इसलिए। तो 342 ग्राम्स आपका टोटल आ जाएगा मॉलिकुलर मास। और ऑप्शन में है आपका 0.2 मोल्स ऑफ इट वेट, यानी कि इसके बाहर का 0.2 मोल। तो सिंपली इसको गुणा कर देंगे, ये 1 मोल के बराबर होगा और 0.2 से कर देंगे तो 0.2 मोल्स ऑफ इट वेट का इट्स वेट 68.4 ग्राम आपका आ जाएगा। सेम आपका मोलर मास ऑफ CO2 कर लेंगे कैलकुलेट, इजी है। बस आपको मालूम होना चाहिए कि इनका जो मास है वो कितना होता है। सेम आपका, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 2 मोल्स दिया गया था तो 88 ग्राम हो जाएगा। CaCO3 की बात करें तो 100 ग्राम हो जाएगा, इसके भी 2 मोल्स दिए गए थे तो 200 ग्राम। और उसके बाद मोलर मास ऑफ H2O 18 ग्राम और इसका 10 मोल दिया गया था तो 180 ग्राम। तो मैक्सिमम कौन सा है पूछा गया है, तो हमारा राइट आंसर होगा CaCO3, यानी कि 200 ग्राम। 2 मोल इसके वेट का 100 ग्राम है मोलर मास और 2 मोल की बात की गई तो 200 ग्राम। ठीक, समझ गए होंगे, ईजी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो अभी हमने अणुओं की संख्या कैलकुलेट की थी। ठीक, और इसमें आपको बताना है कि परमाणु की संख्या मैक्सिमम कितनी होगी। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है। देखिए इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जो मटेरियल दिया गया है उस सब्सटेंस का भार कितना है, 18 ग्राम, जैसे यहाँ पर दिया गया है सभी में। तो जितना भी दिया गया है, तो सबसे पहला ऑप्शन ही ले लेते हैं, 18 ग्राम ऑफ H2O इंटू नंबर ऑफ जो एटम्स है उसमें। ठीक, जैसे H2 2 है, H 2 है और O 1 है, तो 3 हो गया, अपॉन जो मॉलिकुलर मास है इसका कितना हो जाएगा H2O का, H2 है तो 2 और ऑक्सीजन का 16 होता है तो 18 इंटू एवोगैड्रो नंबर जो अभी हमने पढ़ा था 6.0223 इंटू 10 की पावर 23, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ एटम आ जाएगा। सिंपल है। ठीक है, एक और बार बता देता हूँ, सब्सटेंस का वेट इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं उस मॉलिक्यूल में। ठीक, जैसे H2 है तो यहाँ पर 3 है, H के 2, ऑक्सीजन का 1 और उसका मॉलिकुलर मास कितना है, H2 प्लस 16, O का होता है 16 तो 18 और इंटू Na एवोगाड्रो नंबर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ एटम आपका आ जाएगा। सेम आपको O2 के साथ करना है। ठीक है, 18 ग्राम है O2, ठीक, इंटू नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, अपॉन इसका मॉलिकुलर मास कितना होता है 32 हो जाएगा, O2 16, O16 तो O2 32 और Na एवोगाड्रो नंबर, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप। सेम आपका 18 ग्राम ऑफ CO2 हो जाएगा। C कितना होता है, सबसे पहले तो 18 ग्राम है इंटू CO2 है तो 3 मॉलिक्यूल अणु है इसमें। ठीक है, 3 एटम्स है C और O2 और CO2 का जो मॉलिकुलर मास होता है वो कितना होता है, C का 12 प्लस O2 का 32 44 हो गया और Na इंटू Na, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद जो सबसे मैक्सिमम नंबर आएगा वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। ठीक, तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, तो कैलकुलेट करने के बाद इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। एक बार देख लेना, 5 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, तो खैर आपको कैलकुलेट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे इस तरह की क्वेश्चन में। तो 18 ग्राम ऑफ CH4 सबसे ज़्यादा इसमें नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के बीच
जो डिस्टेंस है या दूरी है वो बढ़ जाएगा। पहला है बंद पात्र में हाइड्रोजन पर बढ़ता दाब, यानी कि प्रेशर जब बढ़ेगा तो ऐसा होगा। क्लोज्ड कंटेनर है उसमें, या फिर कंटेनर से कुछ हाइड्रोजन गैस रिस रही हो तब ऐसा होगा। थर्ड ऑप्शन हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाना, या फिर कंटेनर का आयतन बढ़ाए बिना कंटेनर्स में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाना। ठीक है, तो इन चारों में से किस स्थिति में जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच की डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इसको देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो अणुओं के बीच का बढ़ जाएगा, ये पूछा गया है। ये चार ऑप्शन है, इसको पढ़िए। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है बंद पात्र में, जो बंद क्लोज कंटेनर है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन पर अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो क्या डिस्टेंस बढ़ जाएगा, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कंटेनर से कुछ हाइड्रोजन गैस रिस रहा है, यानी बाहर निकल रहा है, कहीं पर होल है या फिर वो थोड़ा कहीं से टूट गया है कंटेनर तो वहाँ से वो रिस रहा है। या फिर थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ा दिया जाए तो उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसके अणुओं के बीच का डिस्टेंस। फोर्थ है आपका कंटेनर का आयतन बढ़ाए बिना कंटेनर में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाना। और ऑप्शन है ये आपके पास, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन सही होंगे, पहला, तीसरा, या फिर पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा, या फिर सेकेंड और फोर्थ। तो ये चार ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा। देखिए, पहला ऑप्शन में है कि बंद पात्र में हाइड्रोजन पर बढ़ता दबाव, क्लोज्ड कंटेनर है और अगर इस पर दबाव लगाया जाए कुछ इस तरह से, ठीक है, ऊपर से दबाव लगाया जाए और इसमें हाइड्रोजन है तो ये जो है दबाव लगाने के बाद कुछ नीचे आ जाएगा और जो नंबर ऑफ एटम्स है वो और भी कम प्लेस में हो जाएंगे और डिस्टेंस जो है उनका बढ़ने के बजाय और पास हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है हमारा, समझ गए होंगे, इजी है। दूसरा आपका कंटेनर से कुछ हाइड्रोजन गैस रिस रहा है, तो रिसने का मतलब है कि इसमें कोई होल हो गया है और वहाँ से गैस निकल रहा है। तो चूंकि गैस निकल रहा है और आयतन फिक्स है अभी भी, तो जगह ज़्यादा मिलेगी हाइड्रोजन के अणुओं को, तो इस केस में जो डिस्टेंस है वो आपका बढ़ जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा है आपका आयतन बढ़ाना। जब आप आयतन बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है पहले आयतन कम था पर्टिकुलर गैस के लिए और बाद में उसी गैस के लिए जो आयतन है वो इंक्रीज़ कर दिया गया, ठीक, तो जगह ज़्यादा मिल गई, तो अणुओं के बीच जो डिस्टेंस है हाइड्रोजन गैस का वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा सही है। फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ की बात करें तो आयतन बढ़ाए बिना कंटेनर में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाना, यानी कि जाहिर सी बात है और मॉलिक्यूल्स और अणु उसमें डालते रहेंगे हाइड्रोजन के, यानी कि हाइड्रोजन गैस बढ़ते रहेंगे तो जगह कम होती रहेगी क्योंकि आयतन जो है उसको बढ़ाया नहीं जा रहा है, उतना ही है। तो इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सेकेंड एंड थर्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डायथाइल ईथर एसीटोन एंड एन ब्यूटाइल अल्कोहल आर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 56 डिग्री सेंटीग्रेड and 118 degree centigrade respectively. Which one of the following correctly represent their boiling points in Kelvin scale? कैल्विन में सिंपली आपको कन्वर्ट कर देना है इसको, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन इस तरह के देखने को भी आपको मिल सकते हैं। तो सिंपली आपको 273 ऐड कर देना है और जो भी सही वैल्यू यहाँ पर दिख रही है ऐड करने के बाद 35 में कीजिए ऐड 273, तो 308 वाले दो हैं, देख लेते हैं एक और बार। 56 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें ऐड करते हैं तो 329 केल्विन, ये भी सही है। और 118 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर ऐड करते हैं 273 को तो 391 केल्विन, तो सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक। तो सिंपल है क्वेश्चन, ऐड कर देना है सीधे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीग्रेड को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। पहला है तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस का वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा आपका तरल अवस्था में गुजरे बिना वाष्प का ठोस में रूपांतरण वाष्पीकरण कहलाता है। द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्पों का ठोस में परिवर्तन हिमीकरण या फिर फ्रीजिंग कहलाता है, ठीक है। द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्पों का ठोस में परिवर्तन फ्रीजिंग कहलाता है, या फिर ठोस का द्रव में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ये भी ईजी है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमिनेशन, ठीक है। तरल अवस्था से गुजरे बिना ठोस का वाष्प में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन आपका टेम्परेचर केल्विन में बदलने वाला है। तो 25 डिग्री, 38 डिग्री सेंटीग्रेड और 66 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन स्केल में बदलने पर तापमान का सही क्रम क्या होगा? सिंपली ऐड करना है आपको 273। तो पहले में ऐड करके देखते हैं। 250 माफ़ कीजिएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 298 केल्विन, तीनों में दिया गया है। तो एक बार और चेक कर लेते हैं। 38 डिग्री सेंटीग्रेड ये होगा आपका 311 केल्विन और 66,339 केल्विन। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये गैस किया था आपने, बिल्कुल सही है, ऐड कर ही लिया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि कुछ पदार्थों को उनके कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि आपको ये बताना है कि जो इंटरेक्शन है, माफ़ कीजिएगा अट्रैक्शन फोर्स है दो पार्टिकल्स के बीच में किसी पदार्थ के, तो कौन कौन सा है जिनमें सबसे कम है, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद सबसे ज़्यादा। तो ये आपको सीरीज़ में बताना है कि सबसे कम किसका होता है, उसके बाद किसका होता है और उसके बाद किसका। तो पहला ऑप्शन है वाटर, एयर एंड विंड, वायु, चीनी, तेल, ऑक्सीजन, पानी, चीनी या फिर नमक, जूस और यानी कि रस और वायु। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा, यानी कि जो सबसे कम एट्रैक्शन होता है वो गैस में होता है, यानी कि ऑक्सीजन, उसके बाद पानी में और उसके बाद चीनी जो कि एक ठोस है। तो इस वजह से सीक्वेंस हमारा सी ऑप्शन सही है, एयर वाटर एंड सुगर। ठीक, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ग्रीष्म काल में मिट्टी के घड़े में रखा पानी किस घटना के कारण ठंडा होता है या ठंडा हो जाता है? तो पहला है डिफ्यूज़न, प्रसार, ट्रांसपोरेशन, वाष्पोत्सर्जन, परासरण, ऑस्मोसिस या फिर डी है आपका एवापोरेशन। तो इजी क्वेश्चन है, डी आपने गैस कर ही लिया होगा, वाष्पीकरण के कारण होता है। घड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं, पहले से भी आप पढ़ते हुए आए होंगे। तो इससे पानी रिसते रहता है, निकलते रहता है, जो कि एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर है उससे वो वाष्पीकृत हो जाता है, भाप बन जाता है और वापस से वहाँ पर पानी एकत्र होकर उस जगह को ठंडा करते रहता है। तो ये होता है आपका एवापोरेशन। ठीक, ये होता है आपका, इस रीज़न से होता है, वाष्पीकरण जब होता है इस वजह से पानी ठंडा रहता है। ठीक, तो ये है आपका आंसर ऑप्शन डी, एवापोरेशन, वाष्पीकरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रवाह का गुण तरल पदार्थों के लिए अद्वितीय है, यानी कि यूनिक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल गैस तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करती हैं, गैस और ठोस तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करती हैं, सी है गैस और तरल पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं, या फिर केवल जो लिक्विड है वही लिक्विड जैसा बिहेव करेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, यानी कि गैसेस भी लिक्विड की तरह व्यवहार करते हैं क्योंकि इनके बीच जो अट्रैक्शन है वो, मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन है वो कम होता है। ठीक, कंपेरिजन टू ठोस यानी कि सॉलिड। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का दौरा किया और पाया कि तापमान और दबाव की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है। दोस्तों के साथ अपना अनुभव साझा करते हुए वह भ्रमित हो गई, शर्तों के सही सेट की पहचान करने में उसकी मदद करें। आपको ये बताना है कि जो लिक्विडाइजेशन होता है, ठीक, किसका, जब संपीड़ित कंप्रेस किया जाता है गैस को तो वो तरल में परिवर्तित होता है। तो ये किस वजह से होता है? कम तापमान कम दबाव, उच्च तापमान कम दबाव, कम तापमान उच्च दबाव या फिर उच्च तापमान उच्च दबाव। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर लगाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स होगा किसी भी पर्टिकुलर जगह पर, उस प्रेशर के कारण वो किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम में वो संपीड़ित कंप्रेस होते रहेगा और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में मिलके लिक्विडाइज होते रहेंगे। लेकिन जब प्रेशर लगाया जाता है तो उससे हीट उत्पन्न होता है, जो गर्मी है वो पैदा होती है और इस चीज़ के लिए टेम्परेचर को कम किया जाना इम्पॉर्टेंट है। तो कम तापमान और हाई प्रेशर उच्च दबाव दोनों ही इम्पॉर्टेंट होंगे। सी बिल्कुल सही है अगर आपने गैस किया था तो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आज का ये आखिरी क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि तापमान बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाओं में वृद्धि होगी?
तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो गैसों का प्रसार होता है, वाष्पीकरण होता है, या फिर कंप्रेशन संपीड़न होता है गैस का। बी है वाष्पीकरण, गैसों का संपीड़न, घुलनशीलता टेम्परेचर बढ़ने पर। इसके बाद है वाष्पीकरण, प्रसार और गैसों का विस्तार। इसके बाद है वाष्पीकरण, घुलनशीलता, प्रसार, गैसों का संपीड़न। तो ताप बढ़ाने से संपीड़न कंप्रेशन होता है क्या? तो जिसमें संपीड़न है वो आपका आंसर नहीं होगा, थर्ड हमारा सही आंसर है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो वाष्पीकरण होगा, बिल्कुल सही। एक्सपेंशन भी होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, या जो एक्सपेंशन प्रसार हो जाएगा, गैसों का विस्तार, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होंगे। कोई डाउट तो नीचे मेंशन कर सकते हैं कमेंट करके। तो अब देखिए आने वाले समय में जो मैराथन क्लास की बात की गई थी वो भी हम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि 16 जुलाई से आपके एग्ज़ाम है 15 के। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक रह जाएंगे उस सभी को एक ही क्लास में इंक्लूड करने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।